तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन फैमिली। तो आज हम करने वाले कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि आपकी बुक नंबर 1 है, उसका पूरा सिलेबस। ये है आपका सिलेबस। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मुझे पूरी बुक आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करानी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो आपके नोट्स हैं, इसको मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी और सेपरेट वीडियो देखनी है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके आप सारे वीडियोस पे गो थ्रू कर सकते हो। ओके, सो अब मैं दोबारा रिपीट करूँ क्योंकि मेरे पास डिजिटल सोर्स नहीं है। होप सो आने वाले टाइम में हो जाएगा, अभी नहीं है तो मैं हैंड रिटन वे में ही कर रही हूँ पूरा। और आपको नोट्स की PDF हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए ताकि एग्जाम्स में आपके अच्छे नंबर आ जाए और फिर CUT में भी अच्छे स्कोर कर पाओगे अगर 12th में मेहनत कर ली तो वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो बढ़ते हैं अब हम वीडियो की तरफ। तो ये हमारा चैप्टर है एंड ऑफ बायपोलैरिटी। सिर्फ आपको मेन चीज़ें कराऊंगी, ज़्यादा मैं डीपली नहीं जा रही हूँ। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ओनली वो। तो सोवियत सिस्टम क्या है? सोवियत सिस्टम में जो है सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, प्राइवेट वहाँ पे कुछ नहीं होता है। एक पार्टी रूल करती है और जो ओपोजिशन होती है, मतलब कि एक पार्टी रूल करेगी तो विरोधी दल में कोई भी नहीं होगा, वो सिंगल ही जीतेगी। सोवियत सिस्टम में जो है महंगाई बिल्कुल नहीं होती क्योंकि सब सरकार करती है, नेटवर्क अच्छा रहता है और क्या होता है, रिसोर्सेज भी बहुत होते हैं तो सरकार सब्सिडी भी देती है। अब यहाँ नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर सब सरकार करेगी तो फ्रीडम जो है वो लैक रहती है, मतलब कम फ्रीडम होती है लोगों के पास बोलने की। और जो ब्यूरोक्रेसी वाले लोग होते हैं, पुलिस वगैरह, ये जो सिविल सर्वेंट्स वाले लोग होते हैं, ये लोग जो है अनअकाउंटेबल होते हैं और अपना डोमिनेंस जताते हैं, हक जमाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं लोगों को और लोगों की अर्ज बिल्कुल नहीं सुनी जाती। अब गॉर्बचेव पे आपको पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या था, गॉर्बचेव ने रिफॉर्म किए थे। गॉर्बचेव जो थे वो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे और कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 में। और इन्होंने रिफॉर्म दिए थे कि जो जो सिचुएशन, ये जो जो टेक्नोलॉजी USA के अंदर आ रही है, वेस्ट में हो रही है, वो USSR के अंदर भी हो। लोगों को ये पसंद नहीं आया, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्राइसिस होने लग गया और एक कूप इमरजेंसी हुआ था 1991 में बाय बोरिस येल्सिन। और बोरिस येल्सिन जो थे वो लीडर थे रशियन रिपब्लिक के। अब इस वजह से क्या हुआ, जो पावर थी ना वो पहले सोवियत पे थी, मतलब कि गवर्नमेंट पे, स्टेट पे थी, अब वो सेंटर पे जा रही है, रिपब्लिक पे होती जा रही है और इंडिपेंडेंस की डिमांड होने लग गई थी। USSR जो एक पूरा एक सारी उसका मिला हुआ था वो अलग हो गया था और अलग होकर वो सबसे पहले अलग हुआ रशिया, बेलारूस, लिथुआनिया और यूक्रेन इन 1991। तो डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में। CIS मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो कि बना था 1992 में। डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों था? सबसे पहले तो गॉर्बचेव के रिफॉर्म की वजह से इंटरनल वीकनेस आ गई थी, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस और बर्डन हो गया था, स्टेग्नेशन मतलब कि रुकावट आ गई थी और शॉर्टेज हो गई थी, मतलब बहुत ही धीमी स्पीड में जो है वो बढ़ रहा था। हाँ, इसमें क्या है, करप्शन आ गई थी। करप्शन पता है ना क्या होता है? और नेशनलिज्म की भावना, देश प्रेम की और देश के प्रति जो भावना होती है वो लोगों की बढ़ गई थी। रिजल्ट क्या हुआ डिसइंटीग्रेशन की कि कंट्री सेपरेट हो गई, कोल्ड वॉर बंद हो गई, USA सुपर पावर बन गया, शॉक थेरेपी आई। शॉक थेरेपी भी आपकी 6 नंबर में आ सकती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बर्लिन वॉर गिर गई। और अब पढ़ते हैं शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी में क्या हुआ था कि जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी ना USSR को, अब उसको कैपिटलिस्ट में बदलना था। मतलब जब सब गवर्नमेंट कर रही थी, अब उसको क्या करना था, सब कुछ प्राइवेट, ठीक है, अब सब कुछ प्राइवेट करना था। और आइडियोलॉजी जो है हमारी सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट में चेंज होनी थी। वर्ल्ड बैंक ने और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने हेल्प करी शॉक थेरेपी के अंदर। और रीज़न क्या थे कि प्राइवेटाइजेशन था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इससे मतलब फॉरेन से जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। USSR डिसबैंड हो गया है और ट्रेड शुरू हो गई है वेस्ट के साथ। और एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी भी जो है वो प्राइवेट कर दिया गया। शॉक थेरेपी से रिजल्ट क्या है? तो सबसे पहले रूबल डिक्लाइन हो गया। रूबल क्या था? रशिया की करेंसी थी, जैसे इंडिया की रुपीज़ है वैसी रशिया की करेंसी रूबल थी, वो गिर गई थी उसकी वैल्यू। ये सॉरी मैंने गार्बेज कर दिया था, इसको गराज लिखा है। गराज सेल हुई थी, मतलब कि इंडस्ट्री जो थी वो औने पौने दामों में बेच दी गई, जो उसका रियल दाम नहीं था उससे बहुत ज़्यादा कम दामों में इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया गया। खाने की शॉर्टेज हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी वापस ले ली थी, लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉटेशन हुआ, इकोनॉमिक इनक्वालिटी हो गई थी और डेमोक्रेसी को कोई भी अटेंशन नहीं दी गई थी। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट जो है वो लोगों का
लोगों का नहीं, मतलब सबका, और उनकी पावर जो है वीक हो गई थी। अब क्या टेंशनल कॉन्फ्लिक्ट हुई, सिविल वॉर शुरू होने लगी, मतलब कंट्री के अंदर ही आपस में लड़ाई होने लग गई। लोगों के जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेट हुए, और पानी के ऊपर भी, रिवर वाटर के ऊपर और खाने के ऊपर लड़ाइयाँ होने लग गई। अब जब यूएसएसआर डिस्बैंड हो गया तो क्या हुआ, उसका जो सक्सेसर था ना वो रशिया को बना दिया गया। मतलब यूएसएसआर खत्म तो मेन हेड कौन बन गया, रशिया। और रशिया को ही यूएनएससी में, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट प्लस वीटो पावर दे दी गई। ठीक है, और सीआईएस का भी मेंबर किसको बना दिया, रशिया को। न्यूक्लियर पावर किसको मिल गई, रशिया को। मतलब रशिया को जो है पेड़े मिल गए सारे। अब इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री क्यों बोला गया है, क्योंकि पहले ये कम्युनिस्ट थी ना, और अब ये क्या हो गई है, कैपिटलिस्ट में आ गई। तो पोस्ट कम्युनिस्ट मतलब पहले की जो कम्युनिस्ट थी, तो वो रशिया के बारे में बोला गया है। और इंडिया के क्या रिलेशन है हमारे, ऑब्वियसली इंडिया रशिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है, ये हमने आगे भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। 80 बायलैटरल एग्रीमेंट हमारे साइन हुए थे, जिसको इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट बोला गया 2001 में। और इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है वेपन्स रशिया को, और इम्पोर्ट करता है उनसे ऑयल। ठीक है, तेल लेते हैं हम रशियन से। और इंडिया टेक साइंटिफिक हेल्प फ्रॉम रशिया, इंडिया इंपोर्ट करता है हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। अब ये अरब स्प्रिंग क्या था, एक वेव हुई थी डेमोक्रेसी की अरबियन कंट्रीज में 2010 के अंदर, और ये स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी 2009 में। और ये जो स्ट्रगल थी ये थी अगेंस्ट करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। इसमें क्या हुआ था, पूरा इजिप्ट था ना, इजिप्टियन कंट्री कोलैप्स हो गई थी। और अरब स्प्रिंग को सीरिया में भी देखा गया है। एक मोहम्मद बौजीजी नाम के एक इंसान थे, उन्होंने अपने आप को फायर कर दिया था इन आर्म। एंड इससे, इस मूवमेंट से क्या हुआ कि ये जो सोशल मूवमेंट चल रहा था ना इन सबको लेकर, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील हो गया। तो ये तो पूरा आपका चैप्टर नंबर एंड फर्स्ट एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ये बुक का चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि आपके वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन बना जिसमें 27 कंट्रीज थी। ठीक है, अब इन पे दो ऑप्शन थे, या तो ये अपनी लड़ाई लड़ते रहे, या तो ये किसकी तरफ बढ़े, तरक्की की और डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। तो इन्होंने डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना अपनाया। मार्शल प्लान आपके एग्जाम में आ जाता है, 2 नंबर में आ जाएगा मार्शल प्लान क्या होता है। तो मार्शल प्लान जो था, फाइनेंशियल एड दी गई थी अमेरिका की तरफ से यूरोप को, मतलब पैसों से हेल्प करी थी अमेरिका ने यूरोपियंस वाले लोगों को अपनी जो है इकोनॉमी को और अपनी डेवलपमेंट में मदद करने के लिए। तो अमेरिका ने पैसे दिए थे इन शॉर्ट इनको। ठीक है, न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म, नाटो बन गया था, यूरोपियंस का नाटो था, मतलब ठीक है नाटो में हो गए थे ये भी यूरोपियंस। और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी फॉर यूरोप इकोनॉमिक कॉपरेशन इन 1948, मतलब ट्रेड के लिए ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। काउंसिल बना था 1949 में, ये पॉलिटिकल वे में था। पार्लियामेंट भी बन गया था। कोल्ड वॉर कब खत्म हो गई थी, 1991 में, जब डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी आ जाती है आपकी। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या था, तो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी का मतलब है कि कॉमन, मतलब होल यूरोप की एक चीज क्या होगी, कॉमन होगी सारी चीज। पहले क्या क्या, फॉरेन सिक्योरिटी, करेंसी, लॉ, जस्टिस, एंथम, फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा जो है पूरा यूरोप का कॉमन रहेगा। ईयू ने अपने एक्सपेंड कर दिया था नेशन, और ड्रॉबैक क्या थे ईयू के, नेगेटिव पॉइंट क्या थे। तो बहुत सारी कंट्रीज थी ना, उनको ऐसा लगता था कि जो ईयू है, जो यूरोपियन यूनियन है, वो उन पे अपनी पावर थोप रहा है। उनको डर था कि वो डोमिनेट करेगा ईयू उनको। ठीक है, और बहुत सारे उसमें न्यू मेंबर भी जुड़े थे, तो उनमें ट्रस्ट इश्यूज रह रहे थे। अब यूरोपियन यूनियन कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो 4 तरीके से करता है। सबसे पहला ये याद रख लेना, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो तो 4 चीजें तो आती है, मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तो ज्यादा नहीं आता, बट ये 3 चीजें तो आती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सोशल। हाँ, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या था ईयू का, ये पेपर में आ जाता है 6 नंबर का, 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि ईयू जो था मेंबर था यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसके पास भी वीटो पावर थी। मेंबर था ये ईयू, जो कि नॉन ईयू की जो कंट्रीज थी वो नॉन परमानेंट मेंबर भी थी। आपको पता होगा जो यूएनएससी होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो यूरोप में जो एक कंट्रीज तो जो थी उसकी वो परमानेंट थी, और एक नॉन परमानेंट मेंबर्स भी थी। अब इकोनॉमिक कैसे, उनकी जो जीडीपी थी वो $1.16 थी, जो कि हाईएस्ट इकोनॉमी में आती है। और यूरो जो था एक टाइम पे डॉलर को भी डोमिनेट करता था, और इम्पॉर्टेंट ब्लॉक था ये वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, और 3 गुना ज़्यादा ट्रेड करता था ईयू यूएस से। बात करें यार अगर मिलिट्री की, तो इनकी 2nd लार्जेस्ट कंबाइंड फोर्स है, और ये अपना
अपनी कमाई में से, जीडीपी में से सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडिंग करते हैं मिलिट्री के अंदर। न्यूक्लियर पावर भी है फ्रांस के पास, और कम्युनिकेशन की अच्छी टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। डिप्लोमेसी में क्या आ गया कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट अच्छी है, एक्सपेंड है, इनका ट्रेड अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, और हर चीज़ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग रखते हैं। लिमिटेशन क्या है ईयू की, कि न्यू मेंबर्स जो है ना ईयू के, उनकी खुद की पॉलिसी है, वो सेम वही है जो हमने पढ़ा कि वो उनको लगता है ईयू डोमिनेट करेगा, फियर ऑफ कंट्रोल है। अब आसियान क्या है, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इस पे भी 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 1967 आसियान पे मैप भी आ सकता है, ठीक है। 1967 में आसियान बना था, और ये वो रीजन थे जो कि कॉलोनियलाइज्ड, मतलब कि कैद में रहे हैं, जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड फेस किया है बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए थे यहाँ पे, और एक प्रॉब्लम थी कि नेशन को बिल्ड कैसे किया जाए, और क्योंकि ये कॉलोनाइज रहे हैं तो इन पे क्या थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और प्रेशर था कि इनको वेस्ट के टक्कर देनी है, कंधे से कंधा मिलाना है। आसियान कंट्री कौन कौन सी है, इम्प एसटी, मैंने इसका एक वो बताया था, की टू लर्न, इम्प एसटी, इंपॉर्टेंट का इम्प और एसटी, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और आसियान का साइन हुआ था बैंकॉक में। ऑब्जेक्टिव क्या है आसियान के, कि इनको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी थी, कल्चर और सोशल डेवलपमेंट करना था, रीजन में पीस और स्टेबिलिटी मतलब समतल चीज लानी थी। और आसियान में टोटल 10 मेंबर होते हैं। आसियान और ईयू के सेम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईयू एक सुपर नेशनल पावर है और उस पर परमानेंट सीट भी है, जिसमें कि आसियान पे परमानेंट सीट नहीं है। और ईयू पे इतना दम है कि उसके डिसीजन से कोई भी उस पर डिसीजन मेकिंग पावर भी और चेंजिंग पावर भी है। लेकिन आसियान जो बना था, आसियान हमारा कोई मिलिट्री का वो नहीं है, आसियान जो था वो पीस मेंटेन करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। आसियान वे किसे बोला गया है कि आसियान के सारे मेंबर जो है कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन रखेंगे, और एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं करेगा, और रिस्पेक्ट करके रखेंगे। आसियान फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और आसियान के 3 पिलर है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में आपका आ सकता है, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशल कल्चर कम्युनिटी। सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है, मतलब कि जो टेरिटरीज के अंदर जो डिस्प्यूट हो रहे हैं वो बिल्कुल भी आपके हथियारों में नहीं बदलने चाहिए, बातचीत से सुलझा लो, हथियार नहीं उठाओ, ठीक है। बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे जो कि पीस को अपहोल्ड करके रखती है और न्यूट्रलिटी बना के रखती है, और कॉपरेशन और नॉन इंटरफेरेंस को सपोर्ट करती है। आसियान रीजनल फोरम हुआ था 1994 में। अब ये इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या है कि इनको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग थी ये। कॉमन मार्केट स्टेट प्रोडक्शन थी, मतलब कॉमन मार्केट रही है, इन लोगों की प्रोडक्शन एक जैसी रही है। और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, सेटल करे अपने डिस्प्यूट्स जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड थे, और फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया। और सबसे ज़्यादा फ्री ट्रेड इन्होंने कहा किस किस को किया, सबसे पहले सिंगापुर एंड थाईलैंड, इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर एंड थाईलैंड में अपना फ्री ट्रेड किया है। सोशियो कल्चर कम्युनिटी, तो कल्चर में एक दूसरे को कॉपरेट किया है। विजन 2020 क्या था कि आउटवर्ड लुकिंग फॉर रोल इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपने में उनसे बना के रखनी है। हाँ, डिसॉल्व करी वॉर को बिटवीन कम्बोडियन एंड ईस्ट टाइमोर, इनके बीच जो वॉर थी उसको सुलझाया है आसियान वालों ने, और बायलैटरल एग्रीमेंट बनाया, मतलब बिटवीन, बायलैटरल क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसे बायलैटरल एग्रीमेंट मिलेंगे, ठीक है। अब इंडिया और आसियान का क्या है, तो इंडिया आसियान में ट्रेड भी चलता है, और कोल्ड वॉर के बाद जो है साइन हुआ एक ट्रेड एग्रीमेंट विद मलेशिया एंड सिंगापुर। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया जो है 2010 में हुआ था, इंडिया आसियान के बीच एग्रीमेंट हुआ था फ्री ट्रेड का 2010 में। और पॉलिटिकल फोरम भी हमारे इनके साथ कनेक्टेड है और अच्छे हैं। राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, अब चाइनीज इकोनॉमी कैसे बनी, तो हम सबको पता है चाइना जो है एक सोवियत कंट्री, और चाइना में भी वन पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है। तो इनकी बैकवर्ड इकोनॉमी थी 1949 के टाइम में, और ये कम्यून सिस्टम चलाते थे। तो इनमें क्या हुआ, कम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अपने ही उसमें ये सब चल रहे हैं, और एक कम्युनिटी है, सब गवर्नमेंट कर रही है। तो स्टोरेज जो थी ना, शॉर्टेज हो गई थी इनके पास फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब क्योंकि सब गवर्नमेंट कर रही है, और इनकी क्लोज इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी, क्लोज। तो इन पे फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया था, और इकोनॉमी सिर्फ 5 से 6% बची थी। उसके बाद इन्होंने अपने आप को बढ़ाया। यूएस और चाइना के रिलेशन में क्या रहा कि चाइना ने अपने रिलेशन जो है बेटर करे, क्योंकि यूएसए के साथ, क्योंकि उनके पास जो है लो टेक्नोलॉजी लेवल थे, और एग्रीकल्चर भी उनका सफिशिएंट नहीं था, और इंटरनेशनल ट्रेड भी वो नहीं कर रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट है अब आपका चाइना कैपिटलिस्ट की तरफ कैसे बढ़ा। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ शॉक थेरेपी नहीं करी, जैसे USSR ने कर दी थी,
इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब करा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इन्होंने रिफॉर्म्स लाए 1978 में। इन्होंने 2 फेज में अपना किया था, सबसे पहले इनिशियल फेज फिर लेटर फेज। इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर को प्राइवेट किया 1982 में, और लेटर फेज में इंडस्ट्रीज को प्राइवेट किया 1986 में। सेस का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो ये जोन बनाई जाती है फॉरेन टूरिस्ट या फिर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वो ऐसी गाँव, मतलब ऐसी मान लो कि कोई इलाका है, गाँव है, बहुत ही बंजर हालत है, वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं करना चाहता, तो वहाँ पर जो ज़मीन 100 रुपये की है वहाँ उसको 50 रुपये की कर दिया, ताकि वहाँ पे लोग अपनी फैक्ट्री खोले, और एक्स्ट्रा सब्सिडीज वगैरह स्पेशल जोन बना दिया। डुअल प्राइसिंग कर दी कि अगर कोई चीज़ हमारे उस दाम, तुम एक दाम फिक्स कर दिया कि तुम इससे ऊपर ये चीज़ बेच सकते हो, अगर नहीं बिकी तो तुम इस दाम पे बेचोगे, इस पे तो बिकी जाएगी। ठीक है। परमानेंट मेंबर बन गया यूएनएससी का चाइना, और थर्ड मेजर सेंटर पावर थी, इन्फ्लुएंस करता है रीजनल ग्रोथ को। और इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई 1978 में, जिसका मतलब है ट्रेडिंग खोल दी इन्होंने। अब इसराइल क्या है, पावरफुल है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अच्छी है इनके पास, और इंटेलिजेंस भी है। इंडिया जो है इंडिया पे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स की कंट्री है इंडिया, और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया के पास। जापान मेंबर है हमारा OECD का 1964 में, और जापान एक ऐसी कंट्री है जिसने न्यूक्लियर अटैक फेस किया, वो भी एक नहीं 2 बार, एक बार हिरोशिमा और एक बार नागासाकी। ठीक है। और उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग है, मेंबर ऑफ G7 है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है till 2017। साउथ कोरिया जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। जो साउथ कोरिया वो रिपब्लिक है, जो नॉर्थ कोरिया वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है। और ये मेंबर है यूएन का। और एक मिरेकल ऑन द हैन रिवर बोला गया है, जो कि 1960 से 1980s में हुआ था। ये इतना एग्जाम में नहीं आता, इससे रिलेटेड जो है आपका पैसेज वेज आ सकता है। ठीक है। मेंबर ऑफ OECD है ये भी, कोरिया भी। 11th इकोनॉमी और 10th मिलिट्री एक्सपेंडिचर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका 18 है। लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छा है। ग्रोथ विद इक्विटी है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो लोग आपसे कम हैं, जो लोग यहाँ हैं, उनको आपको यहाँ लाना है, तो उनको आपने स्पेशल पावर प्रोवाइड किया ताकि वो यहाँ आ जाए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ विद इक्विटी। एक्सपोर्टर भी है ये अच्छा खासा, और इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप्ड है। अब आते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 पे, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो साउथ एशिया की कंट्रीज कौन सी थी, इसमें ना आपका सार्क आता है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। ठीक है। 1985 में बना था और साइन हुआ था बांग्लादेश ढाका में। साउथ एशियन कंट्रीज है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान एंड मालदीव्स। तो ये जो कंट्रीज है ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे बनी हुई है, सोशल और कल्चरल बेसिस पे। जैसे EU आसियान है ना, वैसी ये है सार्क। तो बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम है साउथ एशिया के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं भूटान की। तो भूटान जो है वह मोनार्की होती है, मोनार्की मतलब राजा का राज। और 2007 में जिग्मे खेसर नामग्यल जो था वहाँ का राजा बन गया था, और 2008 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया था, अडॉप्ट हुआ था भूटान के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, मतलब राजा भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे 2 पार्टीज थी, कौन कौन सी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और द्रुक फ्यूनसम तसोगपा। ठीक है। तो मल्टी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब मल्टी पार्टी है, सिंगल पार्टी नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की है। मालदीव्स का क्या हाल है, मालदीव जो है साउथ वेस्ट इंडिया के साथ पड़ता है, और कंसिस्ट है यहाँ पे मोर देन 1200 स्मॉल आइलैंड है, जिसको बना के मालदीव्स बना हुआ है, और यहाँ पे इलेक्टेड सुल्तान है। ठीक है। 1968 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था रिपब्लिक, और 2005 में मल्टी पार्टी इसमें लाई गई थी, और प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था सबसे पहले मल्टी पार्टी बेसिस पे। ठीक है। और 2000 अंडर मल्टी पार्टी इलेक्शन जो हुए थे प्रेसिडेंट के 2008 में हुए थे। MDP डोमिनेट की थी और जीती थी 2018 का इलेक्शन। अब अफगानिस्तान की स्टोरी सुन लो। अफगानिस्तान मेंबर बना था सार्क का 2007 में, और यहाँ से मोनार्क का मतलब राजा वाला सिस्टम हट गया था 1973 में। और यहाँ पे इशू चलते रहे हैं, इस्लामिक मूवमेंट बहुत सारी हुई है जो कि 1976 में हुई थी, और तालिबानी रिगाई में ओसामा बिन लादेन ने का यहाँ पे भी चलाता रहा, और उसने कब्जा भी किया था। ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है। ठीक है। और ओसामा बिन लादेन एंड हुआ था दिसंबर 2001 में, जिसको पाख्तून एक लीडर था हामिद करजाई अज्यूम द रेंज ऑफ पावर डेमोक्रेटिकली। और जब ओसामा बिन लादेन मर गया था तो उसके बाद जो एक पाख्तून का लीडर था हामिद करजाई, वो बन गया था डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर 2004 में यहाँ का नेता। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो हाल है वो
जो है वो हमेशा से डूबे रहे हैं। यहाँ पे कभी भी जो है स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं रहा है। कभी यहाँ पे मिलिट्री वाले आते हैं, कभी यहाँ इलेक्टेड आते हैं, कभी यहाँ जनरल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बहुत बुरे हाल है पाकिस्तान के। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल में ये आया था जनरल आयूब खान, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन उठाया था। ठीक है, तो ये किया वहाँ के लोग, कौन कौन आया है वहाँ, इनके नाम बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, तो इस पर इतना ध्यान मत दीजिए। पाकिस्तान में आप ये देख लेना कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है, स्टेबल पॉलिटिकल नहीं है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। 2008 में जो है डेमोक्रेसी आई थी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और आसिफ अली जरदारी जो है इलेक्ट हो गया था। अब पाकिस्तान इतना बुरा हाल क्यों है, उसके क्या कंट्रीब्यूशन है, क्यों ऐसा क्यों है, मतलब कि क्यों फेल रहता है वो हर चीज़ में। तो सबसे पहले कि मिलिट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करती है और इंडिया के साथ उनके लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। और वहाँ पे ना फॉल्टी डेमोक्रेसी, और पार्टीज जो है वहाँ की वो सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत कम है, और जो यूएस और जो दूसरी मिलिट्री फोर्स है ना, उनसे बिकॉज फियर ऑफ उनको ना जो है इस्लामिक टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा माना जाता है, और उनको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता किसी भी कंट्री से कि वह अच्छा कर पाए। और कुछ भी करो, पाकिस्तान अपनी आधे से ज़्यादा जीडीपी को मिलिट्री में लगाता है। अगर वो पढ़ाई में लगाए या फिर अच्छी चीज़ों में लगाए तो आज वो भी क्या पता हमसे थोड़ा सा साथ में खड़े हो पाए। तो बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जिसको 1971 में इंडिया की हेल्प से अलग करके बांग्लादेश जैसी कंट्री बनाया। यहाँ पे मैंने एक मैप बना के भी एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियो में, उसका लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या था, यहाँ पे कोई एक सिंगल मेजॉरिटी वाली जगह नहीं थी इंडिया के अंदर जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम हो और उसको पाकिस्तान बना दी जाए। तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में मुस्लिम हमको यहाँ पे मिले थे राजस्थान की साइड, और थोड़े यहाँ पे मिले थे नॉर्थ ईस्ट की साइड। तो इसको बोला गया था वेस्ट पाकिस्तान, इसको बोला गया था ईस्ट पाकिस्तान। हाँ, पर जो वेस्ट वाले थे ना, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे ईस्ट वालों को, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। और यहाँ पे इलेक्शन हुए थे जो, और इलेक्शन में जीता था अवामी लीग का लीडर 1970 में, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी और इस वाले लीडर को जेल में डाल दिया, जिस वजह से यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान होकर माइग्रेशन करके इंडिया शिफ्ट होने लगे, जिससे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग थे वो ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्केल माइग्रेशन हो गई थी। फिर इंडिया में इंदिरा गांधी जी ने हेल्प करी, अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी यहाँ पे हेल्प कराने के लिए। ठीक है, और 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश इमर्ज हुआ एज अ न्यू नेशन। और फिर शेख मुजीब जो था उसका असैसिनेशन कर दिया गया, उसको मार दिया गया, और ऐसे ही बांग्लादेश बन गया। नेपाल की अगर मैं बात करूँ तो नेपाल एक ओनली हिंदू किंगडम है, लेकिन 2006 में इसको सेक्युलर, मतलब हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करने वाला स्टेट और हर रिलीजन को रखने वाला स्टेट मान दिया गया था, बट इट इज़ द ओनली हिंदू किंगडम इन द वर्ल्ड, नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पे किंग था और किंग ने एक्सेप्ट करी थी डिमांड ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1990 में। अब नेपाल में ना तीन लोगों के बीच युद्ध चलता रहता। एक माओइस्ट जो लोग होते हैं वो मोनार्च के अगेंस्ट होते हैं, मतलब राजा वगैरह के अगेंस्ट होते हैं, और ये दूसरे लोग होते हैं आर्म्ड फोर्स, जो राजा वाले लोग होते हैं और ये हथियार में उठाने में वे रहते हैं। और तीसरे जो है ग्रुप वो है डेमोक्रेसी वाले, जिनको चाहिए कि डेमोक्रेसी हो, तो इनमें आपस में ही सर्कल चलता रहता है लड़ाई का। तो 2002 में नेपाल के अंदर क्या हुआ कि जो उनका राजा था ना, उसने पार्लियामेंट को खत्म कर दिया और डिसमिस कर दिया अपनी गवर्नमेंट को, और डेमोक्रेसी को बंद कर दिया। फिर 2006 के अंदर क्या हुआ, डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हुआ, जो कि एक नॉन वायलेंट था, बिल्कुल भी मारकटाई नहीं हुई उसके अंदर। और फिर 2008 में नेपाल को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया गया और मोनार्की खत्म कर दी। 2015 में इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। अब श्रीलंका की बात करें तो ये आपका एमसीक्यू में आ जाता है कि श्रीलंका को पहले क्या बोलते थे। श्रीलंका को पहले बोलते थे सिलोन। ओके, स्पेलिंग देख तो CEYLON। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में। इंडिया कब हुआ था? 1947 में ना, तो ये हुआ था 1948 में। डेमोक्रेसी के साथ ही ये इलेक्ट हुए थे, और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल्स। तो सिन्हाला कौन थे? श्रीलंका के ओरिजिनल लोग थे, मतलब जो कि श्रीलंका लैंग्वेज ही बोलते थे। तमिल्स थे वहाँ पे माइग्रेटरी, और जो कुछ तमिल्स वहीं के भी रहते थे, लेकिन उनको ऐसे नेगलेक्ट किया जाता था, इग्नोर कर देते थे कि ये लोग इंडिया के पार्ट श्रीलंका के पार्ट है ही नहीं, इनको ऐसे बोल दिया जाता था। तो फिर तमिल वाले लोगों ने लट्टे करके अपनी एक पार्टी बनाई थी 1983 में, जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। ऑर्गेनाइजेशन थी ये इनकी,
जो कि एक तमिल स्पीकिंग लोगों के लिए सेपरेट कंट्री के डिमांड कर रहे थे श्रीलंका से। तो इंडिया ने इसके अंदर मेजर रोल प्ले किया है। क्या रोल प्ले किया है? 1987 में पहली बार इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई श्रीलंका और तमिल वाले इस पूरे मसले के अंदर, और इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग ट्रूप्स भेजी यहाँ पर शांति लाने के लिए। और 1989 में IPKF इंडियन पीस कीपिंग जो थे ना, उन लोगों ने लट्टे को वैनिश कर दिया गया 2009 में, और असैसिनेशन हो गया उसके लीडर का। तो अब ये सब तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, लेकिन इसमें पॉजिटिव बात क्या आती है कि श्रीलंका में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, श्रीलंका की GDP भी काफ़ी अच्छी है, और वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा है, कंट्रोल है उनकी पॉपुलेशन में, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है वहाँ। और पहली कंट्री है जो कि LPG लाई थी। पॉइंट टू बी नोटेड, श्रीलंका सार्क में पहली कंट्री है जो कि LPG लेकर आई थी, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ का। इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ का क्या हाल है? तो इंडिया और जो पाकिस्तान है, 1947 में दोनों ही आज़ाद हुए थे। कश्मीर को लेकर इशू हमारे में चलता रहता है। बांग्लादेश से पाकिस्तान से हमारी एक बार लड़ाई हुई थी 1971 में, क्योंकि हमने बांग्लादेश वहाँ से अलग कराया था। हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरन में 1998 में, और पाकिस्तान ने भी सेम ईयर में छगई हिल्स में टेस्ट किया था। टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पाक ने यहाँ तक कि ISI एजेंट भी यूज़ कर रखे हैं, जो कि स्पाई एजेंट्स होते हैं, जासूस इन शॉर्ट, ठीक है, आतंकवादी जासूस। ये लोग छोड़ते रहते हैं इंडिया के खिलाफ। और रन ऑफ कच्छ को लेकर भी हमारा इशू चलता रहता है, रिवर वोटिंग शेयरिंग पे भी चलता रहता है। और ये कौन सी रिवर है? इंडस। इंडिया और बांग्लादेश में क्या है? तो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसको हम शेयरिंग करते हैं। बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज़ जो हमने पहले पढ़ा वो भाग कर आ गए थे, रिफ्यूज़ होकर माइग्रेट कर आ गए थे इंडिया, जिस वजह से हमारे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहे हैं। हम जो है इनमें ट्रूप्स का भी बांग्लादेश ने ना इंडिया वालों को, अपने जो मिलिट्री ट्रूप्स है ना, उनको वहाँ अपनी बाउंड्री से गुजरने के लिए मना कर दिया था, और दूसरे लोगों को हाँ कर दिया था। तो इससे भी हमारी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। अब इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इशू कोऑपरेशन भी हमारे आपस में पर है, ठीक है। एग्रीमेंट भी है हमारे 2000 एग्रीमेंट पॉलिसी हुई है 2014 में, जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी भी बोला गया है, और उसका नाम बदल के एक्टिस था, फिर इसको लुक ईस्ट कर दिया। अब इंडिया और नेपाल के क्या रिलेशन है? इंडिया और नेपाल में क्या है, हम वीज़ा के और पासपोर्ट के बिना ट्रैवल कर सकते हैं, आपको पता होगा। और कभी कभार नेपाल वाले सोचते हैं कि इंडिया जो है हमें इंटरफेयर कर रहा है, और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा दोनों का सेम, और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही दो कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई है। आपने ब्लॉग्स में भी देखा होगा, कुछ सौरभ जोशी के ब्लॉग में देखा होगा ना, कि ये इंडिया है, ये नेपाल है, और बीच में पानी है। तो अब श्रीलंका के साथ क्या है, हमारे अच्छे रिलेशन है, और पीस कीपिंग ट्रूप हमारा बस इशू हुआ था उनके साथ 1987 में, जब हमने लट्टे वाला मसला हल कराया था। इंडिया मालदीव्स की बहुत हेल्प करता है एक्सटर्नल अटैक में, और ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। पीस एंड कोऑपरेशन हमारा रहता है किसमें? सार्क 1985 में बना था, साफ्ता एग्रीमेंट हुआ था, जो कि था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2004 में ट्रेड स्टार्ट हो गया था 1 जनवरी 2006 में, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रही है, और वॉर को अवॉइड किया गया है। लीडर जो है समिट, लीडर ऑफ समिट, ट्रेड एंड वीज़ा सब है, बस रूट्स भी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है आउटसाइड पावर की, ये इसमें बुक में भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो आउटसाइड पावर दो जनों को बोला गया, एक चाइना को, एक USA को, क्योंकि ये जो चाइना वाला है ये पाकिस्तान के फ्रेंड है, और जो USA वाला है ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के फ्रेंड है। इस चैप्टर में से आपका मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूँ, आसियान पे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, EU पे भी आपके आ सकता है क्वेश्चन। आसियान में मेरे पेपर में आया था 6 नंबर का। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, आप बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर। तो ये है आपका चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और नोट्स की हाल पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये थोड़े गंदे हो गए थे, तो इससे काम चला लो प्लीज़। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? बहुत सारी इंटरनेशनल जो कंट्रीज होती है वो मिलकर एक इकट्ठा ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जो कि हेल्प करती है वॉर को सुलटाने में और पीस को लाने में। कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करके बनाती है, और बहुत सारी कंट्रीज टुगेदर फॉर्म होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो रीज़न क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ताकि कॉपरेशन बनी रहे कंट्री के बीच, और जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, जो कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम यूनिवर्सल होती है, जैसे कि कोविड-19 थी, ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, और शेयर कर पाते हैं हम इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, ठीक है।
अब इवोल्यूशन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 1914 से 1918 चली थी। फिर पहले यूनाइटेड नेशन का नाम था लीग ऑफ नेशन 1920 में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से 1945 चली। फिर लीग ऑफ नेशन का नाम बदल के यूएन रख दिया गया 1945, 24 अक्टूबर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन नाम रखा गया था, किसका? लीग ऑफ नेशन का। यूनाइटेड नेशन में जो है 51 मेंबर्स कंट्रीज है, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले कि इनको प्रिवेंट करना है, मतलब रोकना है फॉर वॉट? इंटरनेशनल वॉर से इन्हें बचाना है। कॉपरेशन लाना है और पीस लानी है और डेवलपमेंट करनी है सोशल एंड इकोनॉमिक पावर की। ऑर्गन क्या है यूनाइटेड नेशन के? तो इसके लिए मैं की टू लर्न बताई थी, गेस्ट आई, ठीक है। गेस्ट आई, जी से मतलब जनरल असेंबली, यू से यूनियन सेक्रेटरीट, ई से इकोनॉमिक एंड सोशल, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मेरी टंग से पोर इतनी जल्दी जल्दी बोल के, ठीक है। तो यूएन में जो है 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। इस पे क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। परमानेंट कौन से हैं? रशिया, फ्रांस, यूएसए, चाइना, यूके। तो कौन कौन से स्टेप्स है जो लेने चाहिए ताकि यूएसए जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाए, बहुत रिलेवेंट हो? तो सबसे पहले एक पीस बिल्डिंग काउंसिल बननी चाहिए अच्छी सी, हाँ। और डेमोक्रेसी के लिए भी फंड होना चाहिए और इस्टेब्लिश होना चाहिए ह्यूमन राइट काउंसिल का। यूएन में क्या क्या रिफॉर्म्स आए? तो सबसे पहले रिव्यू किया गया वो इश्यूज़ को जो कि जुरिस्डिक्शंस, मतलब कि जो भी उनकी चीज़ों में यूएन में जो है न्याय लेने का और नियम कानून बनाने का चीज़ों में रिव्यू किया गया। रिफॉर्म किया गया स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था ना यूएन का और उसका जो भी प्रोसेस था उसमें रिफॉर्म लाया गया। और जो काउंसिल में जो 51 मेंबर्स है ना, इनको बढ़ाने के लिए डिमांड लाई गई। डिमांड फॉर इंक्रीज इन मेंबर फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, कि इन कंट्री से भी जो कि कॉलोनियल रह चुकी हैं यहाँ से भी मेंबर्स को बढ़ाया जाए। नीड फॉर रिफॉर्म क्या है? क्योंकि नीड फॉर रिफॉर्म क्यों है? क्योंकि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हुई थी तब ये बना था, और कोल्ड वॉर के बाद यूएसए सुप्रीम हो गया था। अब जो है इंडिया भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, चाइना भी अच्छा चल रहा है और एशियन की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस क्या है? यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है अब वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करता। जो हाल ही में पॉलिटिक्स चल रही है उसको रिप्रेजेंट वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब यूएनएससी मतलब कि सपोर्ट वेस्टर्न वैल्यू, जो यूनाइटेड नेशन है ना, क्योंकि ये यूएसए से ज़्यादा वो है तो इसमें क्या है कि वेस्टर्न वैल्यू को ये ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और यूएस फ्रांस को। तो लैक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है। अब 1 जनवरी 1997 को क्या हुआ? न्यू परमानेंट प्लस नॉन परमानेंट मेंबर की डिमांड हुई, इकोनॉमिक पावर्स की, मिलिट्री प्रैक्टिस की, और ऐसा नेशन जो कि रिस्पेक्ट करे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट, और एक काउंसिल बनाई जाए जो कि रिप्रेजेंटेशन के लिए काम हो। प्रॉब्लम क्या है यूएन की? मिलिट्री और सिक्योरिटी काउंसिल कितनी है, ठीक है। बजट कंट्रीब्यूशन कितना है, नहीं पता। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होएगी, नहीं पता। इक्वल रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, पता नहीं। ज्योग्राफिकल ऑब्वियसली नहीं है, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एबॉलिश वीटो पावर, ऐसा बोला गया कि वीटो पावर को हटाओ। अब इंडिया और यूएन रिफॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू इंडिया जो यूएन है ना उसको फोकस करना चाहिए पीस और सिक्योरिटी पे, और 1965 से यूएन मेंबर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। हम चेंज चाहते हैं और इंडिया भी परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। यूएन जो है यूनिपोलर वर्ल्ड यानी सिंगल पावर वाली वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, और यूएस ही एक सुपर पावर है जो कि यूएन पे पूरा डोमिनेट करता है, और यूएस ही परमानेंट मेंबर है यूएन का। फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी करता है यूएस, और जो यूएन की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, सिविल वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर यूएस से ही है, और यूएस के पास वीटो पावर भी दे रखी है, ठीक है। अब की पॉइंट्स क्या है कि यूएन डे कब बनाया गया था? 26 जून 1945 को। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1995 में। 1945 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1945 में जो है इंडिया ने यूएन को ज्वाइन किया था। ह्यूमन राइट वॉच क्या था? ह्यूमन राइट वॉच एक एनजीओ था जो कि ह्यूमन राइट के लिए था, और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल भी।
तो ये था आपका चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उस चैप्टर में से आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पूछी जाती है, तो वो ये आप ऑर्गन पूछ लिया जाएगा यूएन के बारे में, उसका आपको सारे ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस पे आते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी क्या होता है। तो सिक्योरिटी हमको फ्रीडम दिलाता है थ्रेट से, कोई भी हमारी मुश्किल हानि है, जब हम एक्सट्रीमली डेंजर उसमें हैं तो उससे हमको फ्रीडम दिलाएगा। सिक्योरिटी हमको प्रोटेक्ट करके रखेगा। सिक्योरिटी के दो नोशन होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल। जो ट्रेडिशनल होता है वो इंटरनेशनल और इंटरनल और एक्सटर्नल दो होते हैं। जो नॉन ट्रेडिशनल होते हैं उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी आती है। इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, सॉरी मैंने गलती से इंटरनेशनल बोल दिया, इंटरनल है। इंटरनल क्या होता है, जो इंटरनल से आप क्या समझ रहे हो, खुद ही समझ रहे हो, जो विद इन कंट्रीज जो भी चीज़ें हो रही है, कंट्री के अंदर वाली चीज़ें। तो प्रॉब्लम विद इन कंट्रीज, सिविल वॉर और स्टेट डिस्प्यूट। एक्सटर्नल क्या होता है, थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड, मतलब जो हमारी, मान लो इंडिया है तो इंडिया के बाहर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, चाइना, इन सबसे जो हमें प्रॉब्लम हो रही है वो हमारी एक्सटर्नल के अंदर आएगी। ठीक है। तो इसमें चीज़ें सरेंडर यानी कि हार मान लो, प्रिवेंट को डिटरेंस भी बोला जाता है। डिफेंड का मतलब होता है एंड ऑफ वॉर, या तो तुम प्रिवेंट करो, लड़ो, ठीक है, या तो डिफेंड एंड वॉर, डिफेंड करो एंड वॉर जाएगी। और इसमें एक और चीज़ आती है एक्सटर्नल में, बैलेंस ऑफ पावर। ये 6 नंबर का आता है सिक्योरिटी नोशन। आपसे दोनों पूछे जाएंगे और आपको दोनों बताने पड़ेंगे। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है कि पावर बनाए रखना। ऑब्वियसली यही समझ रहे हो ना आप इससे। तो इसमें सबसे पहले आता है कॉन्फ्लिक्ट इन पास्ट। क्यों जरूरी है बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि हमारी इंडिया जैसे जो है ना, पास्ट में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी हमको अपनी अच्छी खासी पावर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमला हुआ तो सबसे पहले कौन अटैक करता है, नेबर, या मदद भी कौन करेगा, नेबर। तो नेबरिंग कंट्री से बना के रखनी चाहिए। अगर हमारी किसी भी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है तो हमको थोड़ा सावधान होकर रहना पड़ेगा और अलायंस बना के रखनी चाहिए। कोई भी दिक्कत हो तो उनके साथ आपकी अलायंस हो, ठीक है। तो अब नॉन ट्रेडिशनल नोशन पे आते हैं, छोटा सा है। इसमें दो चीज़ें बोलते हैं, एक ह्यूमन की सिक्योरिटी और एक ग्लोबल, जो एक एज अ इंडिविजुअल है और एक जो एज अ होल है। तो जो इंडिविजुअल को चाहिए, सबसे पहले हंगर नहीं होना चाहिए, भुखमरी नहीं फैलनी चाहिए, थ्रेट नहीं होना चाहिए उसे किसी चीज़ का, और इंसान को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए हर राइट से, हर राइट्स की उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ग्लोबल सिक्योरिटी क्या है, कोई भी एपेडमिक हो गया जैसे कि कोविड-19, आई फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सारे जो है एपेडमिक में आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, और कैसी भी एपेडमिक हो सकती है, जो थ्योरी डिसीज़ हो, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग भी, और नेचुरल जो भी हो सकती है डिजास्टर्स, ये सारे आपके ग्लोबल सिक्योरिटी में आते हैं, जो कॉमन होंगे पूरी कंट्रीज़ के, ज़्यादातर कंट्रीज़ के। तो मेरे ख्याल से आपको ट्रेडिशनल नोशन और नॉन ट्रेडिशनल नोशन आ गया होगा समझ। ये 6 नंबर का आता है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सिक्योरिटी चैलेंज इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में क्या सिक्योरिटी चैलेंज रहे, सबसे पहले कि उनको यही डर रहता था कि नेबरिंग कंट्रीज़ उन पर कोई मिलिट्री अटैक ना कर दे। और इंटरनल भी जो है अंदर ही अंदर मिलिट्री का डर रहता था, क्योंकि जो कंट्री अभी अभी आज़ाद हुई है वो स्टेट भी आपस में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। अब जब हमने वही पढ़ा था ना कि इंडिया को जब मिलाया गया बाय whom, अच्छा आप बताओ इंडिया को किसने यूनिटी इंडिया के अंदर कौन लाया, किसी ने सारी जो है बाउंड्रीज को मिला के स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किसने कराया, ठीक है, ये आप बताओ, मैं नहीं बता रही, इतना तो पढ़ लिया है अब आपने। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन क्या है, कॉपरेशन इन लिमिटेशन वायलेंस, ट्रेडिशनल इंटरनल और एक्सटर्नल तो आएगा ही। और इसमें क्या है, कॉपरेशन इन लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल, मतलब कि वायलेंस को कम करना पॉसिबल है। कैसे, या तो आप सही रीज़न चुनो लड़ाई करने का, या फिर ख़त्म ही कर दो वॉर को, सरेंडर कर दो, वॉर ख़त्म, ठीक है। या तो चीज़ दो राइट रीज़न सुनो, वो क्या है, या तो सेल्फ डिफेंस करो अपना खुद का, प्रिवेंट करो, है ना। कॉपरेशन क्या है, कॉपरेशन में 3 चीज़ें आती है आपकी, डिसआर्मेंट, आर्म कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जिससे आप वॉर को रोक सकते हो। डिसआर्मेंट का मतलब होता है कि आप हथियार छोड़ दिया आपने, आर्म्स क्या होते हैं, हथियार ना, तो डिसआर्मेंट, हथियारों का गिव अप कर दिया। अब ये 2 चीज़ें बनाई गई थी BWC 1972 में और CWC 1992 में। इसकी फुल फॉर्म क्या आती है मैंने बताई है अपनी वीडियो में, नहीं देखी
तो देख लो, ठीक है। और आप कमेंट में बताओ क्या है। आर्म्स कंट्रोल मतलब कि वेपन्स की डेवलपमेंट में लिमिट लगा दो। इसमें हमने गिव अप ही कर दिए थे, इसमें हमने लिमिट लगा दी और इसके लिए ट्रीटी बनी है ABM ट्रीटी 1972 में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मतलब क्या, दूसरी कंट्रीज के साथ कॉन्फिडेंस बना के रखो, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं, वरना तो कोई भी अटैक कर देगा। मतलब जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लायक हो, बोलते हैं ना हम उसको वही बात बताते हैं जो बताने लायक होती है, तो वही बात बताओ। और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है अवॉइड करो भैया। मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशन में भी नहीं चलती है, ना इंसान के साथ, ना किसी कंट्रीज के साथ। तो थ्रेट के मतलब कि आपकी जो हानि हो जा रही है उसके नए नए सोर्सेस क्या है। सबसे पहले टेररिज्म। टेररिज्म पता है ना क्या होता है, टेररिस्ट, आतंकवादी। तो सबसे पहले ये, ठीक है। और फिर दूसरे में आपका क्या आता है, ह्यूमन राइट्स, जैसे कि इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट, पॉलिटिकल राइट, ये सब। इंडिजीनियस वो लोग होते हैं जो शुरू से एक कंट्री के अंदर पैदा हुए हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो इंडिजीनियस होते हैं। ग्लोबल पॉवर्टी मतलब कि पूरी वर्ल्ड में पॉवर्टी है, कैसे रिच और रिच हो रहे, पुअर और पुअर हो रहे, और पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन कम होने का नाम नहीं लेती, बढ़ती ज़्यादा है, ठीक है। और माइग्रेशन भी एक थ्रेट हो गया, कैसे, वो मतलब रिसोर्स की भी तो हम पे कमी हो जाएगी ना, जब दूसरे देश से हमारे में आते रहेंगे तो हमारे रिसोर्स तो खत्म हो रहे ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। माइग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइग्रेंट्स और एक होते हैं रिफ्यूजीज। जो माइग्रेंट्स होते हैं वो खुद से अपनी मर्जी से अपनी कंट्री छोड़ के आते हैं, जैसे कि NRI लोग, ठीक है। रिफ्यूजीज होते हैं जिनको फोर्स करा जाता है कंट्री छोड़ने के लिए, जैसे कि बांग्लादेश से बंगाली बोलने वाले इंडिया में आ रहे थे, तो वो उनको फोर्स किया जा रहा था, ठीक है। और एक और आते हैं जो कि होते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, जो कि इंटरनली डिस्प्लेस मतलब कि वो अपनी कंट्री नहीं छोड़ रहे, बस स्टेट चेंज कर रहे हैं। जैसे जो इंडिया में रहने वाला आदमी है वो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गया, तो या फिर मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गया, इसको बोला गया इंटरनली डिस्प्लेस। और एक आपको पांचवा थ्रेट है हेल्थ एपेडेमिक, डिजीज, कोई ऐसी बीमारी आ गई खतरनाक सी, तो क्या होगा, वही तो मुश्किल है ना। तो जैसे कि कोविड आया था, कितने लोग मरे थे और कितने लोग माइग्रेट भी हुए थे, चाइना छोड़ छोड़ के लोग जा रहे थे, है ना, वही चीज़ है। अब कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी क्या है, तो कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी में आपका आता है कि डील करो विद नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ज़्यादातर डील कर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट में हमारा क्या आता है, ह्यूमन वाला और ग्लोबल। पूरा नहीं लिख रही हूँ, समझ जाओ, ह्यूमन और ग्लोबल पढ़ा दिया क्या है। इसके साथ ज़्यादा डील करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेटेजीज बनाओ कि कैसे आपका इंटरनेशनली जो है कॉपरेशन बनी रहे। अब क्या है, इंडिया, UN, WHO, IMF, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है कि इंडिया स्ट्रेंथन कर रही है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ा रही है, मतलब सपोर्ट कर रही है। कंडक्ट किया हमने न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में, और हमने स्ट्रेंथन किया अपनी इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था हमारा 1997 में, जिसके अंदर 160 कंट्रीज थी। और ये इसलिए हुआ, ये होता क्योटो में, जापान में हुआ था ये। और इसमें क्या था, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, जो कि हार्मफुल गैसेस होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करती है, हार्मफुल गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसी जो गैसेस होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए और उनसे बाहर निकलने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल करा गया था। चैप्टर 7 सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी जो इकोनॉमिक है, अपनी जो इकोनॉमी है उसको बड़ा करना और वर्ल्ड वाइड फैलाना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट करना, मूवमेंट मतलब फ्री ट्रेडिंग करना, अपनी कॉमोडिटीज़ जो होती है, जो अपना सामान होता है, गुड्स होता है, उसको फ्री में इंपोर्ट भी करना, एक्सपोर्ट भी करना। ऑब्वियसली आप उसके पैसे दोगे बट एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ सामान का ही नहीं आता, कॉमोडिटीज़ का ही नहीं होता, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है आपका लोगों का भी, पर्सन एंड सर्विस और थॉट्स एंड कल्चर का भी लेन देन होता है। अब नेगेटिव क्या है ग्लोबलाइजेशन का, कि इसमें क्या है कि रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं ना, उनको फियर रहता है, उनकी नौकरी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, और बहुत सारे फार्मर जो है सुसाइड कर रहे हैं, और लैंड जो है वो सेज में जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आधे ज़्यादा लैंड हमारा जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज क्या है, 4 फ्लो होते हैं ग्लोबलाइजेशन में। सबसे पहले आता है कॉमोडिटी, मतलब सामान, आदमी लोग, कैपिटल जो आपका पैसा होता है, और आपके आइडियाज, ठीक है। अब
तो ग्लोबलाइजेशन किसकी वजह से ज़्यादा सक्सेसफुल और अच्छा रहा है? सबसे पहले टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, फिर रिवॉल्यूशन भी करना था, ठीक है, और पॉलिसी जो आई है हमारी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, इसने भी प्रमोट किया मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, जिससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट आई है वर्ल्ड वाइड और इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी है बिटवीन स्टेट एंड पीपल। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के, मतलब पॉलिटिकल वे में अगर हम सोचें तो क्या हुआ है कि रिड्यूस हुआ है इन स्टेट वेलफेयर फंक्शन। हाँ, ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट किया है स्टेट की सोवर्निटी को, मतलब कि जो स्टेट की जो अपनी पावर होती है ना, पर्सनल पावर, उसको अफेक्ट करा है इन्होंने नेगेटिव वे में, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट की कैपिटल्स को रिइंफोर्स किया है, मिलिट्री बढ़ी है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी बढ़ी है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के? ग्लोबलाइजेशन पे भी 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मैं सारे आपको बड़े बड़े भी बता रही हूँ, 3 नंबर के भी 4 नंबर के भी आ जाएंगे, 6 का तो बनेगा इस पे, मेरे में आया था ग्लोबलाइजेशन पे। तो ग्लोबलाइजेशन में हुआ है आपका फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन। कैपिटल पैसों से, कैपिटल मतलब पैसा है, पैसों का भी फ्लो हुआ है ना, आप यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका में किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के? तो ग्लोबलाइजेशन ने इंक्रीज की है मिजरी बिकॉज ऑफ स्टेट विड्रॉल फ्रॉम वेलफेयर सर्विस। अब जब ग्लोबलाइजेशन आया तो बहुत सारी स्टेट जो है उन्होंने वेलफेयर वाली जो भी चीज़ें थी, सब्सिडी वगैरह, मोस्टली विड्रॉ कर ली, ठीक है। अब फ्री ट्रेड में भी डेंजर रहा लोगों को, क्योंकि किन लोगों को, जो गरीब लोग थे और जो डेवलपिंग नेशन है, उनको फ्री ट्रेड हानिकारक पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। अगर वो फ्री में ट्रेडिंग करेंगे तो उनका क्या होगा, टैक्स से ही तो वो कमाएंगे ना, अब वो ही नहीं मिल रहा तो फिर। और जो ग्लोबलाइजेशन था ना, ये ऐसा मान रहे हैं कि फेवर में था अमेरिका, चाइना, जापान, क्योंकि ये लो कॉस्ट प्रोडक्शन में, लो कॉस्ट में ये लोग प्रोडक्शन करते हैं और इनके पास हाई टेक्नोलॉजी है और स्किल वर्कर्स हैं, इनके पास प्रोडक्शन अच्छा है इन कंट्रीज़ का, और बेचते हैं ये लोग महंगे में। हाँ, तो और न्यू कॉलोनिज्म, अंडर डेवलप जो कंट्रीज होती हैं उनको इकोनॉमिकली कंट्रोल कर, इकोनॉमिकली वो अंडर कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है, जो अंडर डेवलप होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं इन वाली कंट्रीज़ के। एंटी ग्लोबलाइजेशन डिमॉन्स्ट्रेशन, बहुत सारे धरने में निकले हैं जो कि एंटी ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा है ग्लोबलाइजेशन का? इकोनॉमी में काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई है, प्रोडक्शंस बढ़ी है चीज़ों की और इफेक्टिव यूजेस भी बढ़े हैं, और ग्लोबलाइजेशन से जो क्या है, गुड एंड सर्विस की जो कॉस्ट है वो कम हो गई है, लोगों को कम दाम में भी चीज़ें मिल रही है, मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है इन शॉर्ट, और अच्छी रेट में मिल जाती है। ग्लोबलाइजेशन ने जो है इंक्रीज किया है इंटरकनेक्टेडनेस अमंग पीपल एंड नेशन, और मल्टीनेशनल कंपनीज भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही स्टैब्लिश हुई है। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि ग्लोबलाइजेशन ने ना लोगों के घरों तक को इफेक्ट कर दिया है, लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से सबको पता है, अपना कल्चर छोड़ के हॉलीवुड, बॉलीवुड, पेप्सी कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का क्या हाल है? ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश ने इंडिया को बहुत ज़्यादा डैमेज किया था, उनके हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्टर बना दिया था इंडिया को ऑफ रॉ मटेरियल, और खुद जो है एक्सपोर्टर बने थे फिनिश्ड गुड के और महंगे में बेचते थे, तो जिससे जो है इंडिया का बहुत ही बुरा हाल हुआ था। फिर एलपीजी आई जब 1991 में, तो इंडिया वालों ने कंपटीशन बढ़ाया, न्यू टेक्नोलॉजीज लाई अपने मार्केट के अंदर, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ावाई और बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में भी काम किया और एक्सपेंशन किया, लिबरल डेमोक्रेसी का, मतलब अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया। हाँ, अब ये क्या है, लेफ्ट विंग राइट विंग। तो क्रिटिसिज्म क्या हुआ, दो साइड से हुआ, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग। लेफ्ट विंग वाले लोग थे जो कि फ्रीडम, इक्वालिटी और गवर्नमेंट की लिबर्टी, मतलब फ्रीडम्स पे फोकस करते थे, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब वाली चीज़। और जो राइट विंग वाले लोग थे ये फोकस करते थे नेशनलिज्म, देश प्रेम की भावना, हिरार्की, इंडिविजुअल के राइट, सिविल लिबर्टी, इन सब चीज़ों पे। तो लेफ्टिस्ट ने क्या क्रिटिसाइज किया कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो होने नहीं चाहिए, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, स्पेशल एक्सप्लॉयटेशन जोन बन गया है फार्मर्स के लिए। विड्रॉ कर दी गई है हेल्थ सर्विस एंड सब्सिडीज, तो इन्होंने बोला ऐसा क्रिटिसाइज करते हुए लेफ्टिस्ट वाले ने, क्योंकि हम इक्वालिटी और ये फ्रीडम और गवर्नमेंट लिबरल पे बोलते हैं ना। तो टेक्नोलॉजी ने इनकम इनइक्वालिटी बनाई है, ऐसी ये कह रहे हैं। अब राइटिस्ट एक्टिविज्म क्रिटिसिज्म क्या है, ये कहते हैं कि इससे ना इकोनॉमी को थ्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और पॉलिटिकल सोवर्निटी जो है वो कम हो रही है, और
क्या हो रहा है, इंडिया में पॉलिसी बीइंग फ्रेम्ड इन अकॉर्डिंग, जो इंडिया की जो पॉलिसी है वो इनडायरेक्ट वे में IMF और इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक यही सब कर रहे हैं। एडॉप्शन हो रहा है वेस्टर्न कल्चर का, और बहुत सारे एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भी चली। 1999 में, मतलब 1999 में जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक मीटिंग करी थी, जो कि एक एलिगेशन के साथ ख़त्म हुई, जिसमें बोला गया था कि वो लोग अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करते हैं बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, अनफेयर मतलब कि अनइक्वल, और जो कि फेयर नहीं है। वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की फर्स्ट मीटिंग हुई थी प्रोटो एलग्रे ब्राज़ील के अंदर 2001 में, और 7th हुई थी नैरोबी केन्या 2007 में। डेवलपिंग नेशन वर फोर्स टू ओपन देयर मार्केट फॉर गुड्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब कि जो डेवलप कंट्रीज में जो चीज़ें बन रही है ना वो बेचेंगे डेवलपिंग नेशन, ऐसा फोर्स किया गया था, ऐसा बोला है इसमें। और ये अफेक्ट करता है डोमेस्टिक कंट्रीज की और लाइवलीहुड को, फार्मर्स को, क्राफ्ट पर्सनस को, और 80% पॉपुलेशन जो है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में है वर्ल्ड की, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है। ये था आपका पूरा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। तो चैप्टर ये आपका इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो US के 33rd प्रेसिडेंट थे ना, हैरी एस ट्रूमैन, इन्होंने बोला था कि जो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है ना, ये दो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टेट को अपना गोल्स बना के रखनी चाहिए। दो इंपॉर्टेंट गोल्स है ये। इसी बात को लेकर 1972 में एक थिंकर्स का ग्रुप था, इन्होंने एक सीरियस अटेम्प्ट किया इस चीज़ पे, और इस ग्रुप को बोला गया एज द क्लब ऑफ रोम। इन्होंने एक पब्लिश करी बुक विद द टाइटल द लिमिट टू द ग्रोथ। अब इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या थे कि सबसे पहले कल्टिवेबल जो लैंड था वो कम हो चुका है, जहाँ उपजाऊ है, जहाँ पर खेती बाड़ी हो सकती है वो कम हो गया है, और सेफ वाटर का एक्सेस लोगों के पास कम हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 663 मिलियन पीपल है, मतलब ऐसे पीपल है जिनके पास पानी नहीं है पीने का साफ सुथरा। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, और पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोस्टल वाटर मतलब फिशरीज में भी इफेक्ट आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, तो राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि पता है ग्रीन हाउस गैसेस, जो हमने पहले ही पढ़ा कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो हमारे ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कोस्टल फ्लड्स आ रही है, और सी लेवल जो है बढ़ रहा है। नेगेटिव क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट कर रही है। अब स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में बाय क्लब ऑफ रोम, जिसमें क्या था कि UN की जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया था इसको 5 जून को एज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। तो 5 जून क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ये MCQ में आ जाता है। इसमें पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ाई गई थी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, और UNCHE स्टार्टेड एट स्टॉकहोल्म द कैपिटल ऑफ स्वीडन, और क्रिएशन हुआ ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट बनी 1983 में, जिसको शॉर्ट फॉर्म है WCED, और इसको बोला गया है ब्रूटलैंड कमीशन। अब इसमें क्या ब्रूटलैंड कमीशन में बात हुई थी अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसकी रिपोर्ट को पेश किया गया था एक कॉमन फ्यूचर के लिए, जो कि पब्लिश हुई थी 1987 में। रियो समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इस पर बनता है। रियो समिट 1992 में आया था, और वर्ल्ड कमीशन रिपोर्ट बिकम द बेसिक ऑफ फॉर द UN कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर 1992 में। 170 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया था इसे, और 100+ नॉन गवर्नमेंट NGOs और जो ऑर्गेनाइजेशन थे इन्होंने ज्वाइन किया था इसको, रियो समिट को। तो इसमें क्या बात हुई थी कि डेवलपमेंट फियर दैट दिस विल अफेक्ट देयर इकोनॉमी। जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, ये इनकी इकोनॉमी, इनको फियर था कि इससे डेवलपमेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमी को फियर होगा, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐसा लगा था कि ये तो अभी डेवलप हुए भी नहीं है, डेवलपिंग की राह पे हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो चीज़ है गैस एमिशन डेवलप कंट्री को कम करनी चाहिए, डेवलपिंग तो अभी चल ही रहे हैं इस राह पे। और एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 रियो डिक्लेरेशन हुआ था 1992 में। तो एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो समिट, रियो समिट, ब्राज़ील समिट, इट्स ऑल वन थिंग, आंसर सेम ही होगा। की प्रिंसिपल इसका क्या आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जो कि आज हम चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ बची रहे, ऐसी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए।
बायोडाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और कंजर्व किया जाए इकोसिस्टम को। ग्लोबल कॉमन्स कहते हैं जो ग्लोबली कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि आसमान, आउटर स्पेस सबका कॉमन है, एटमॉस्फेयर कॉमन है, अर्थ कॉमन है, एंटार्क्टिक ओशन कॉमन है, आर्टिक पोलर रीजन कॉमन है, ठीक है, ये सब। और ह्यूमन मेड ग्लोबल कॉमन्स, जैसे कि नासा ने स्टडीड किया कि आर्टिक जो है उसकी आर्टिक की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जिससे क्या हो रहा है, कोस्टल फ्लड आ रही है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स क्या है, एक अंटार्कटिक ट्रीटी बनी है 1959 में, एंटार्क्टिक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल बना है 1991 में, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल बना है 1987 में, और लॉ ऑफ सी कन्वेंशन बना है 1982 में, जिससे क्या है कि कोई भी जो कंट्री अपनी यहाँ तक कि अपने से 200 मील दूरी तक की जो है सी को इस्तेमाल कर सकता है, बट हार्म नहीं कर सकता। और एडवांस नेशन शुड प्रोवाइड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और इसको साइन किया गया था क्योटो जापान 1997 के अंदर, और ये यूएन पे बेस्ड था, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। 172 कंट्रीज़ और इसके पार्ट थे, और ये रेटिफाइड हुआ था एग्रीमेंट, मतलब एग्री किया था लोगों ने इस एग्रीमेंट पे। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, EU, जापान, इनको रिक्वायर देयर गैस एमिशन बाय एटलीस्ट 5%, मतलब इनको रिड्यूस करनी थी। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बोला गया था कि US, EU और जापान जो है अपनी गैस एमिशन, मतलब जो धुआं ये छोड़ते हैं उसका रेट 5% कम कर देना चाहिए 1990 तक, ठीक है। स्टैंड इंडिया टेक ऑन इन्वायरमेंटल इशू, तो इन्वायरमेंटल इशू पे इंडिया ने क्या स्टैंड किया, तो इंडिया ने साइन किया क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, और 2002 में कम इनटू इफेक्ट इन 2002 एंड कम इनटू इफेक्ट इन जो 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल था इंडिया ने वो साइन किया था 2002 में, और वो कम इनटू इफेक्ट हुआ फैब 2005 में। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई गई ताकि क्लीनर फ्यूल जैसे कि LPG का यूज़ हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया 2003 में, और रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो ऐसे सोर्स जो कि दोबारा रिन्यू करा जा सकते हैं उसका यूज़ करना सिखाया गया। साइन किया गया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2016 में, और ताकि फाइट किया जा सके क्लाइमेट क्राइसिस से। लार्जेस्ट रिन्यूएबल कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम लाया गया, और इन्फ्लुएंस जो था सार्क टू अडॉप्ट, इंडिया ने इन्फ्लुएंस किया सार्क को कि वो इन्वायरमेंटल एजेंडा को अडॉप्ट करे। कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ था, जिसमें क्या था कि डिक्रीज किए जाए इंटेंसिटी ऑफ गैसेस फ्रॉम 25% to 20% बाय 2005 इंडिया के अंदर, ठीक है। और फिर मतलब जो 2005 में जितनी भी हो रही थी उससे 5% जो है कम की जाए गैस एमिशन बाय 2020। तो ये था आपको पूरा चैप्टर, और बीच बीच में मेरी वर्डिंग्स लिपसिंग की टंग स्लिप हो जाती है, सो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस बोल रही हूँ ना विदाउट पॉज। तो अब इसी के साथ आपका पूरा मैंने बुक कंप्लीट करा दी, आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका इस वाली बुक में से कुछ भी एक भी चैप्टर नहीं बचा है। मैंने कोशिश किया है कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरी वीडियो और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, एक एक का रिप्लाई देती हूँ और अच्छे से पूरा बताती हूँ, जल्दबाजी में किसी को नहीं टलकाती, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर देना जो कि पेपर से एक रात पहले पढ़ने के लिए वीडियो ढूंढ रहे हो, तो उनके लिए बेस्ट होएगी। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट बुक की कंप्लीट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।